नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी के संस्कृत पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट अपर प्राइमरी संस्कृत पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख तीसरी वीडियो है। अगर आप संस्कृत के साथ साथ अपर प्राइमरी में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के अलावा सीटेट प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी के साथ साथ सीटेट दिसंबर 2021 और प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन, चाहे प्राइमरी की बात हो या फिर अपर प्राइमरी, दोनों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट के बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, पठन प्रक्रियायाम निम्नलिखित प्रक्रियायाः किम नामः, यानी कि पठन की प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रक्रिया का क्या नाम है। यहां पर देखिए हमको एक स्टेटमेंट दिया गया है और इस स्टेटमेंट को ही पढ़ करके उत्तर देना है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है, देखिए ये पठन का प्रकार दिया गया है, पाठकः निर्णयम कर्तुम, यानी पाठक जो है, जो पढ़ने वाला है, वो निर्णय करता है, तदनु स्वमति दातुम मुख्य प्रकरणानि गृह्णाति, यानी जो लेख पढ़ रहा है, जो पाठक है, वो निर्णय करता है कि जो लेख वो पढ़ रहा है वो उसका मुख्य प्रकरण यानी कि थीम की बात की जा रही है, सार की बात की जा रही है, उसका मुख्य सार ग्रहण करना चाहता है। तो इसे किस प्रकार की पठन प्रक्रिया कहते हैं, तो मुख्य सार को ग्रहण करना यानी समराइज करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 में देखिए संक्षेपीकरण, जिसे अंग्रेजी में समराइजिंग कहते हैं, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि कश्चित अध्यापकः एतादृशान जनान यथा ग्राम पंचायत सदस्य अध्यक्षम सदस्यान अध्यापकम गृहपत्नीम ग्रामस्य चिकित्सा अधिकारी भाषा निवेशान गोष्ठ्यर्थम ददाति प्रयोगयम किम नामना कथ्यते। ध्यान से समझिएगा, ये कहा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के एक तरीके से प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग, जैसे कि ग्राम पंचायत सदस्य, उसके बाद से गृह पत्नी यानी कि हाउस वाइफ की बात की जा रही है, इसके बाद से चिकित्सा अधिकारी, ग्राम चिकित्सा अधिकारी जो हैं, और अनेक लोग जो कि प्रोफेशनली दूसरे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके भाषा निवेश के संदर्भ में एक गोष्ठी का आयोजन करना चाहते हैं, उनके भाषा निवेश का प्रयोग करना चाहते हैं बच्चों के भाषा विकास में। तो ये क्या है, तो देखिए इस प्रकार का एक रोल प्ले यानी कि भाग ग्रहणम हो सकता है, जैसे कि एक नाटक किया जा सकता है जिसमें सभी प्रकार के जो भी प्रोफेशंस की बात की गई है, जैसे कि ग्राम पंचायत सदस्य हो सकते हैं, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष हो सकता है, हाउस वाइफ हो सकती है, अध्यापक हो सकता है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हो सकता है। इन सब का एक रोल प्ले, एक नाटक बच्चों के द्वारा तैयार किया जाए, जिसमें बच्चा उनके प्रोफेशन के हिसाब से अपने स्टेटमेंट को दे रहा होगा या फिर बोल रहा होगा या फिर रोल प्ले कर रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर रोल प्ले बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा का मेन उद्देश्य ये है कि इन सभी व्यवसाय से जुड़े लोगों के भाषा के बारे में बच्चों को बताया जाए। जाहिर सी बात है, जो मेडिकल फील्ड से जुड़ा होगा वो मेडिकली बात करेगा, जो ग्राम सदस्य पंचायत से जुड़ा होगा वो ग्राम के विकास के लिए बात करेगा। तो उन सबके भाषा के संदर्भ में, उन सबके भाषा निवेश के तौर पर बच्चों की भाषा अधिगम कराना चाहता है शिक्षक। तो ये क्या हो जाएगा, सबका रोल प्ले किया जा सकता है, यानी एक नाटक में सभी प्रोफेशंस को इंक्लूड करते हुए उनके विचारों को अभिव्यक्त किया जा सकता है एक नाटक के माध्यम से। ठीक है, और बच्चे भी इसमें सहभागिता दिखाएंगे, बच्चे भी इससे सक्रिय रहेंगे, इस वजह से ये एप्रोप्रिएट हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि काचिद अध्यापिका विद्यालय से बाह्यतः सामान्यतम पथिकम आन्यति, यानी विद्यालय के बाहर से शिक्षक के द्वारा कोई एक सामान्य पथिकम यानी कोई वस्तु लाने की बात की जा रही है। यहाँ पर पथिक से मतलब किसी जीव वस्तु से नहीं है, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा, क्योंकि पथिक का मतलब जो राहगीर होता है उसके सेंस में आप मत समझिएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, देखिए 5 मिनट पर्यतम, यानी 5 मिनट के बाद अवलोकयुतम स्व छात्रान कथ्यति, 5 मिनट तक छात्रों को अवलोकन करने के लिए दिया गया छात्रों को शिक्षक के द्वारा, और उसके बाद शिक्षक ने बोला तदा सा युग्मेषु चर्चा कारित्वा, यानी कि आप सभी युग में यानी कि जोड़े में चर्चा कीजिए, वर्णनम प्रस्तुतम कथ्यति, और उस के बारे में जो लाया गया है बाहर से टीचर के द्वारा उसके बारे में वर्णन कीजिए। छात्रों को बोला गया टीचर के द्वारा, अत्र पथिकम को अस्ति, यानी कि ये जो पथिक है वो क्या कहा जाएगा, तो ये सामग्री के तौर पर कहा जाएगा। देखिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऐड, यानी कि ऐसा कोई भी सामग्री जो बच्चों को कुछ सिखाने में, कुछ बताने में प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे उसको देख करके उसका अवलोकन कर रहे हैं और उसके बारे में वर्णन कर पा रहे हैं, यानी कि उसके बारे में कुछ नया चीज सीख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का पार्ट है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पठनम अस्ति, यानी कि पठन क्या है, तो पठन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है अर्थ ग्रहणम,
विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आंग्ल भाषा अस्ति। आंग्ल भाषा, अंग्रेजी को आंग्ल भाषा बोलते हैं, तो अंग्रेजी भाषा को संविधान में कौन सा दर्जा प्राप्त है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये भारतवर्ष का सह राजभाषा है, यानी कि एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है भारतीय संविधान के अनुसार। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित प्रयोगय है श्रवण उद्देश्य किम कार्यम सिद्धति, यानी कि हमसे यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रयोग में श्रवण के उद्देश्य का कौन सा कार्य सिद्ध होता है। ध्यान से सुनिएगा। पहला दिया गया भाषण श्रवणम। भाषण श्रवणम यानी कि किसी के द्वारा कुछ बोला जा रहा है, भाषण दिया जा रहा है और उसे हम लोग सुन रहे हैं। दूसरा दिया गया लेखनम, यानी लिखने की बात की जा रही है। तीसरा अनुकरणम, यानी अनुकरण करने की बात की जा रही है। और चौथा श्रुत लेखनम, यानी सुन करके लिखने की बात की जा रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि इससे श्रवण उद्देश्य का कौन सा कार्य सिद्ध होता है। पहला दिया गया परस्पर संपर्कस्य उद्देश्यम। परस्पर संपर्क यानी एक दूसरे से बातचीत करने के संदर्भ में है। तो यहां पर देखिए अनुकरण की भी बात की गई थी। तो अनुकरण में बिना बातचीत किए हुए, बिना संपर्क में आए किसी के व्यवहार को अपने अंदर उतारने की बात की जाती है, यानी हूबहू उसका अनुकरण हम लोग कर रहे होते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहां पर व्यवहार आएगा। परस्पर संपर्क यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि किसी का अनुकरण करना बिना उससे कम्युनिकेट किए भी हम लोग उसका अनुकरण कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए वार्तालापीय उद्देश्यम। तो वार्तालाप में क्या होता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है। और यहां पर देखिए अनुकरण में मैंने अभी आपको बताया कि बिना कम्युनिकेट किए भी अनुकरण किया जा सकता है, तो यह भी विकल्प गलत हो गया। चौथा देखिए विचार परकम उद्देश्यम, यानी कि विचार परक उद्देश्य की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर देखिए श्रुत लेख की बात की गई थी और श्रवण, भाषा श्रवण की बात की गई थी। तो यहां पर खुद का विचार नहीं है बच्चे का, क्योंकि श्रुत लेख में क्या होता है, टीचर कुछ बोल रहा होता है और उसको सुन करके बच्चा लिख रहा होता है। तो बच्चे का खुद का विचार नहीं है, वो जो सुन रहा है बस उसे ही लिख रहा है। ठीक है, और भाषा श्रवण में भी बच्चे का खुद का विचार नहीं है, बल्कि जो भाषण देने वाला है, जो वक्ता है, उसके बातों को वो सुन रहा होता है। ठीक है, तो विचार परकम इसका उद्देश्य नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति का, बच्चे का खुद का विचार नहीं है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए परस्परम व्यवहार उद्देश्यम। यह विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहां पर देखिए 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और तीनों को पढ़ करके हमें सही विकल्प का चयन करना है। यहां पर देख लेते हैं व्याकरण से अध्यापन अधिगम संदर्भे किम कथनम सत्यम, यानी कि व्याकरण के अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है व्याकरण से नियमान अधिगमः, यानी व्याकरण के नियमों का केवल अधिगम, केवल व्याकरण के नियमों का अधिगम जो है वो भाषा अधिगमः नास्ति, ये वो भाषा का अधिगम नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखिए भाषा का अधिगम और भाषा का अर्जन दो चीजें होती हैं। अधिगम का मतलब क्या होता है, बच्चा औपचारिक तरीके से व्याकरण के नियमों के अंतर्गत सीख रहा होगा, लेकिन केवल व्याकरण का नियम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बच्चा व्याकरण जानते हुए भी अगर उस भाषा में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तो हम इसे भाषा का अधिगम नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाषा का अधिगम का उच्चतम उद्देश्य यही होता है कि बच्चा उस भाषा में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए। ठीक है, और ये विकल्प क्या बोल रहा है कि केवल व्याकरण के नियमों का अधिगम, बाकी बच्चे को परस्पर कम्युनिकेट करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, अधिगम के बाद से उस भाषा का प्रयोग करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि लैंग्वेज में ग्रामर को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होते हैं, जैसे कि बहुत से बच्चे इंग्लिश ग्रामर को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बावजूद इसके वो इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो वो भाषा का अधिगम पूर्ण रूप से नहीं माना जाएगा, क्योंकि भाषा सीखने का जो उच्चतम उद्देश्य होता है वो यही होता है कि बच्चा उस भाषा का प्रयोग, जो व्याकरण के नियमों को सीखा है, वो दैनिक जीवन में कम्युनिकेट करने में यूज कर पाए। जब वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तो यानी उसे भाषा का अधिगम नहीं बोला जा सकता। केवल व्याकरण का अध्ययन जो है, केवल व्याकरण का सीखना भाषा अधिगम नहीं है। हमारा उत्तर एक तरीके से सही बोला जा रहा है, क्योंकि देखिए यही तो बोला जा रहा है कि व्याकरण के नियमों का अधिगम भाषा अधिगम नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये उत्तर होगा, क्योंकि केवल व्याकरण का अध्ययन जो है वो भाषा का अधिगम नहीं है। भाषा का अधिगम तब बोला जाएगा जब बच्चा उस लैंग्वेज को यूज कर पाएगा अपने दैनिक जीवन में कम्युनिकेट करने में, इंटरेक्शन करने में। ठीक है, चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखिए, व्याकरण से बहुनी प्रकरणानि न पाठ्यानि यतः तानि छात्र से मस्तिष्के वर्तते केवलम प्रेरणम अपेक्षते। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, प्रथम भाषायाः व्याकरणम द्वितीय भाषायाः व्याकरणे व्यवधान करोति, यानी कि ये बोला जा रहा है कि प्रथम भाषा का जो व्याकरण है, यानी मदर टंग का जो व्याकरण है, वो बच्चे को टारगेट लैंग्वेज यानी सेकंड लैंग्वेज के व्याकरण में व्यवधान यानी बाधा उत्पन्न करता है। तो ये विकल्प निगेटिव है। अगर मैं आपको संस्कृत बता रहा हूँ तो आपकी मदर टंग हिंदी में बता रहा हूँ, तो क्या आपको बाधा उत्पन्न कर रहा है? नहीं, बल्कि आपको हेल्प कर रहा है। और ये विकल्प कह रहा है कि बाधा उत्पन्न करता है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, यानी कि केवल 1 और 2 वाला कथन हमारा सही है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है प्रथमम द्वितीयम कथनम च सत्यते, विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिक अध्ययनस्य प्रयोजनम अस्ति, यानी कि अधिक अध्ययन करना ये प्रयोजन क्या कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, अधिक अध्ययन यानी कि बच्चे का जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उससे भी ज़्यादा बच्चे में इंटरेस्ट है पढ़ने के लिए। तो उससे ज़्यादा अगर बच्चे में इंटरेस्ट है यानी सेल्फ मोटिवेटेड है, खुद की बच्चे की रुचि है। और रुचि किस लिए है? सब कुछ जानने के लिए, क्योंकि बच्चा जिज्ञासु है, इसलिए सब कुछ जानने के लिए वो पढ़ रहा है, या तो मनोरंजन के लिए पढ़ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा संदर्भे सामूहिक परियोजना कार्यम, जिसे ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क बोलते हैं, क्या है? यानी कि भाषा के संदर्भ में ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क क्या है? तो देखिए, बच्चे के करिकुलम में जो भी प्रोजेक्ट वर्क मेंशन किया गया है या फिर जो भी प्रोजेक्ट वर्क बच्चे को कराया जाता है, उसी में भाषा का प्रयोग करते हुए भाषा का अधिगम कराया जाता है। यानी कि जो बच्चा कुछ भी गतिविधि कर रहा है तो उसी दौरान जो समूह में इंटरेक्शन करेगा बच्चों से या फिर टीचर से, तो वही क्या हो रहा है, बच्चे पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा का अधिगम कर रहे हैं। देखिए, विकल्प नंबर 1 में बात की गई है, क्रमागतः भाषा अधिगमस्य विधि अस्ति, यानी पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा का अधिगम किया जा रहा है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पत्राधान मूल्यांकनम अस्ति, यानी कि जिसे हम लोग पोर्टफोलियो बोलते हैं, पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, पोर्टफोलियो क्या होता है, एक शैक्षिक सत्र के दौरान, यानी मान लीजिए कक्षा 4 में बच्चा है, तो कक्षा 4 के दौरान पूरे साल भर में जो कुछ भी उसने शैक्षिक उपलब्धि हासिल की है, शैक्षिक गतिविधि में वो पार्टिसिपेट किया है, उन सभी गतिविधियों का एक लेखा तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग पोर्टफोलियो बोल रहे होते हैं। ये एक विशेष वर्ष के लिए केवल होता है, यानी केवल एक शैक्षिक सत्र के लिए। जब बच्चा कक्षा 4 से कक्षा 5 में जाएगा तो कक्षा 5 का पोर्टफोलियो अलग तैयार किया जाएगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर उत्तर ढूंढेंगे। देखिए, पहला विकल्प दिया गया है, अध्यापकेन अधिगमस्य उदाहरणाम कालांतरेषु, कालांतरेषु यानी कि विशेष कालांतर, यानी एक समय अवधि की बात की गई है, यानी एक शैक्षिक सत्र की बात की जा रही है। संग्रहणम छात्रस्य मूल्यांकनार्थम उपयोगस्य, यानी कि एक शैक्षिक सत्र के दौरान टीचर के द्वारा संग्रहण किए गए, यानी बच्चों के शैक्षणिक गतिविधियों में जो इकट्ठा किया गया है बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि को, उसका उपयोग मूल्यांकन के अर्थ के तौर पर किया जा सकता है, क्योंकि इसका उपयोग करके हम लोग बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं कि बच्चे का साल भर का परफॉर्मेंस कैसा था, या फिर बच्चा साल भर में किस प्रकार से गतिविधियों में पार्टिसिपेट किया था, किस प्रकार से गतिविधियों में पार्टिसिपेट करके परफॉर्म किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, सीटेट अपर प्राइमरी संस्कृत पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी के संस्कृत के साथ साथ अन्य सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट प्राइमरी और अपर प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट के बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।